ये है 5,000 करोड़ रुपयों का बना दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एल कैपिटान, जो कि एटलीस्ट आधे किलोमीटर जितनी जगह घेरता है और 2 क्विंटिलियन यानी इतने कैलकुलेशंस पर सेकंड करता है। ये सुपर एडवांस कंप्यूटर बहुत ही जल्द धूल चाटने वाला है, क्योंकि गूगल ने एक ऐसा नया कंप्यूटर चिप बना दिया है जो आज के इन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 1 नॉन-मिलियन प्लस गुना ज्यादा तेज कैलकुलेशंस कर सकता है। Hey, welcome back to another video guys. What the hell? आज है ना एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। मैं कहता हूँ आज की वीडियो देख के है ना मजा आ जाएगा। आज की इस वीडियो में ना बेसिकली हम टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन होते हुए देखेंगे कि जैसे कैसे वो पत्थरों के ज़माने से अब आ चुकी है क्वांटम कंप्यूटर्स तक। हाँ जी, ये कैसे हुआ सब कुछ ये हम लोग देखेंगे। सीधा शुरू करते हैं, चलिए। और वीडियो होने वाली है गेट सेट फ्लाई साइंस बाय गौरव ठाकुर। ठीक है ना भाई, स्ट्राइक ब्रेक मत देना थोड़ी देर। ठीक है ना। ये है 5,000 करोड़ रुपयों का बना दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर एल कैपिटान, जो कि एटलीस्ट आधे किलोमीटर जितनी जगह घेरता है और 500 मीटर भाई 2 क्विंटिलियन यानी इतने कैलकुलेशंस पर सेकंड करता है। ये सुपर एडवांस कंप्यूटर बहुत ही क्या बोल रहे हो, इतना ऐसा कंप्यूटर भी है? जल्द धूल चाटने वाला है, क्योंकि गूगल ने एक ऐसा नया कंप्यूटर चिप बना दिया है जो आज के इन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी 1 नॉन-मिलियन प्लस गुना ज्यादा तेज कैलकुलेशंस कर सकता है। 1 नॉन-मिलियन गुना यानी ये एक के आगे इतने 30 जीरोस, यानी जिस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को करने के लिए आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को ब्रह्मांड के करंट एज से भी 500 ट्रिलियन गुना ज्यादा समय लगेगा, उतने कैलकुलेशंस तो ये नया गूगल का कंप्यूटर चिप क्या बोल रहे हो यार, सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है। ये है गूगल का नया क्वांटम चिप विलो, जिसने नए क्वांटम एज की मतलब विलो विल स्टार्ट द न्यू आर्क। हाथ का डंका बजा दिया है। Some computers is the wild card. It could be a game changer. It could change the entire landscape of artificial intelligence. Google's Willow chip is touted as not just another technology breakthrough, but an evolution. In under 5 minutes, the chip can solve a problem that would take today's most powerful computers 10 septillion years. 6 billion years. अब तक बेचारे हमारे थके हुए कंप्यूटर्स 3 से 4 सालों में कहीं जाकर प्रोसेसिंग पावर को डबल कर पा रहे थे, लेकिन इन क्वांटम कंप्यूटर चिप्स के आने से पूरा गेम ही बदल जाएगा बॉस। ब्रह्मांड के राजों का पर्दाफाश करने वाले कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो, एलियन लाइफ इन अरबों खरबों प्लैनेट्स में कहां पर मौजूद हो सकती है उसके कैलकुलेशंस हो, लाइट की स्पीड से उड़ पाने की टेक्नोलॉजी हो, वर्म होल्स क्रिएट कर पाने का कॉन्सेप्ट हो, इंसानी शरीर ये तो क्वांटम फिजिक्स बहुत फैसिनेट करती है, मैं कह रहा हूं कि सारी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करना हो। यहाँ तक कि ये रिसर्च जरा देखना, क्वांटम कंप्यूटर्स के यूज से सबसे पहले तो बड़े आसानी से इंसानों की जिंदगी 150 से 200 सालों तक लंबी हो जाएगी। 200 साल। इवन हम कॉन्शियसनेस को किसी चिप या रोबोट में अपलोड करके हमेशा के लिए अमर भी हो सकते हैं। ये आ सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक्चुअली में पॉसिबल हो पाएंगे ऐसे एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से। मगर इससे पहले कि ये सब पॉसिबल हो पाए, अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को रोक रही है। चलो शुक्र है, मैंने कहा एलियन अटैक बस हो ही गया, हम खत्म हो। इन क्वांटम कंप्यूटर्स को आज के नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह घर घर में फुल्ली ऑपरेशनल बनाने में रोक रही है। इस ट्रिकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आज सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि बड़े से बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM, इंटेल एक्सेट्रा के भी पसीने छूट रहे हैं, जो भी इस रेस में लगे हुए हैं। मगर कौन सी प्रॉब्लम है ऐसी? गूगल ने ऐसा क्या नया आविष्कार करके दिखा दिया कि इसने इन सभी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, गूगल का क्वांटम कंप्यूटर दिखने में ऐसे डिजाइन्ड है, मगर IonQ जो भी एक US बेस्ड ही कंपनी है उसका क्वांटम कंप्यूटर ऐसा दिखता है। वहीं पर एक कैनेडियन कंपनी Xanadu का क्वांटम कंप्यूटर इन सबसे अलग कुछ ऐसा दिखता है। सो ये सभी कंप्यूटर्स मोर और लेस सिमिलर सिद्धांत और प्रोसेसिंग पर चलने के बाद भी इतने अलग आखिर क्यों दिखते हैं? इनकी टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है? कौन बेहतर है और कौन बदतर? और गूगल की बात करें तो अब इस नए क्वांटम चिप के साथ गूगल क्या क्या कर पाएगा, चलिए समझते हैं आज के इस टेक्नोलॉजी स्पेशल वीडियो में, जहां मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा कि कंप्यूटर ही आखिर क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस, कैसे 2000 साल पुराना हमें समझना है, बिल्कुल समझना है।
कंप्यूटर से आज हम क्वांटम कंप्यूटर्स तक पहुंचकर टेक्नोलॉजी के सेक्टर को पूरी तरीके से इवॉल्व और रेवोल्यूशनाइज कर पाए। कैसे क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से अलग है, ये किन क्वांटम सिद्धांतों पर एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशंस करता है, कैसे ये अरबों खरबों गुना ज्यादा पावरफुल है और क्या प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट अभी फेस कर रहे हैं इस आधुनिक आविष्कार को आपके और मेरे घर तक पहुंचाने में। 15 सितंबर साल 1900 कुछ ग्रीक डाइवर्स ग्रीस के नजदीकी एंटीकेथेरा नाम के आइलैंड के तट पर डुबकियां लगा रहे थे और तभी उन्हें अचानक से एक डूबा हुआ जहाज मिला। इस 2000 साल पुराने डूबे हुए जहाज में छुपा हुआ था एक खजाना जो भरा हुआ था हीरे जवाहरात और मूर्तियों से। इसी खोए हुए खजाने में एक बहुत ही खास चीज छुपी हुई थी, एक ऐसी चीज जो कई दशकों तक साइंटिस्ट की नींदें गंवाने वाली थी। खजाने में मिला एक बहुत ही अद्भुत किस्म का यंत्र जो कुछ ऐसा दिख रहा था। ये 2000 साल पुराना यंत्र था और फिर अगले 50 सालों तक इस पर रिसर्चेस करने के बाद जब एक साइंटिस्ट डेरिक प्राइस ने इसे एक्सरेस के जरिए देखा जानने के लिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो ये तस्वीर सामने आई। वो हैरान हो गए ये देखकर कि कोई साधारण सा डिवाइस बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा आधुनिक यंत्र था जिसमें एटलीस्ट 37 इंटरलॉकिंग गियर्स थे, ब्रॉन्ज के बने हुए, और कुछ के दांत तो 1 मिलीमीटर से भी छोटे थे। ये इतने कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते थे जो टेक्नोलॉजी आज से 2000 साल पहले हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये यंत्र एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस था जो सोलर और लूनर इक्लिप्सेस, चांद के फेजेस, प्लैनेट्स और स्टार्स के पोजीशंस को कैलकुलेट करके भविष्य में उनका पोजीशन कहां पर रहेगा और कौन कौन सी घटनाएं घटेगी उसे प्रेडिक्ट किया करता था। इस आधुनिक यंत्र को फिर नाम दिया गया द एंटीकेथेरा मैकेनिज्म, द ओल्डेस्ट कंप्यूटर टू एवर एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब क्या आपने सोचा कि इसे कंप्यूटर आखिर क्यों बुलाया गया? कंप्यूटर्स तो ऐसे दिखते हैं ना, तो किस लिहाज से ये डिवाइस एक कंप्यूटर हुआ? तो फिर क्या हम आज के कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टीवी, माइक्रोवेव्स, गीजर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, क्या इन्हें भी कंप्यूटर्स बोल सकते हैं क्या? वेल, इसके लिए ना एकदम शॉर्ट में ABCD से समझते हैं कि कंप्यूटर ही आखिर क्या होता है इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, एकदम सिंपल भाषा में कंप्यूटर का मतलब होता है कोई भी यंत्र जो कंप्यूट करे, यानी कि कैलकुलेट करे और सही आउटकम को प्रेडिक्ट करे, और इसी वजह से एक सिंपल सा कैलकुलेटर भी कंप्यूटर होता है। एंटीकेथेरा मैकेनिज्म भी उस समय ब्रह्मांड के सिद्धांतों को मैथ्स के नंबर्स के जरिए मशीन्स के मूवमेंट में कोडिफाई कर रहा था, ठीक जिस तरह आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धांतों को एल्गोरिथम्स के जरिए ऑपरेशंस में कोडिफाई करते हैं। और इसीलिए सबसे पुराने कंप्यूटर्स का जन्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में नहीं बल्कि मैकेनिकल सर्किट्स में हुआ था। और कई साइंटिस्टों के अनुसार वही जो कैथेरा मैकेनिज्म था शायद है। एंटीकेथेरा मैकेनिज्म की तरह इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास अगले 1400 सालों तक नहीं आई थी। और फिर आया कंप्यूटर्स के इतिहास में एक बड़ा माइलस्टोन। साल 1642 में एक 19 साल के फ्रेंच मैथमेटिशियन ने आज के मॉडर्न कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स का एक पुराना प्रोटोटाइप बना लिया जो अगेन मैकेनिकली फंक्शन करता था। इसमें भी गियर्स और क्रैंक्स यूज किए गए थे जो डायल्स को रोटेट करने से इनपुट किए नंबर्स के करस्पॉन्डिंग आंसर्स को डिस्प्ले करते थे। इस पुराने कैलकुलेटर का नाम पैस्कलीन पड़ा और वो जीनियस और कोई नहीं बल्कि ब्लेस पैस्कल थे जो लियोनार्डो डा विंची के कैलकुलेटर के डिजाइन से बहुत ही इंस्पायर्ड थे और उस डिजाइन को इन्होंने एनहांस करके रियलिटी बनाया। अब पैस्कलीन कैलकुलेटर जैसे आप देख सकते हो फिर भी एक बहुत ही बड़ा डिवाइस था, आज के कैलकुलेटर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं। और ये तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी नहीं। बट इस मॉडल ने एक ब्राइट जर्मन साइंटिस्ट गॉटफ्राइड लेबनीज को बहुत लेबनीज को मैंने मैथ में फिजिक्स में किसी बुक में था इसका नाम, और उन्होंने इसे फिक्स करके अपना खुद का एक न्यू मॉडल बनाया जिसका नाम रखा गया स्टेप रेकोनर, जो चारों इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाने लगा था। अब ये कैलकुलेटर उस समय के लिए काफी एडवांस जरूर था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के कैलकुलेशन तो ये नहीं कर पा रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल इक्वेशंस को कैलकुलेट करना। ये दोबारा मैथ क्यों याद करा रहे हो? आपको याद है हमने बचपन में ये अलजेब्रा में सीखा था। यहाँ पर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि मेन आंसर जो हमें फाइंड करना है। ऐसे इक्वेशन को उस वक्त कोई कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर सकता था भला? ऑल्सो नंबर्स के कभी भी कोई कैलकुलेटर नहीं कर सकता। रिदमिक और ट्रिक ये कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालना भी उस
अगर आपको पता है तो बताना। इम्पॉसिबल था कैलकुलेटर्स के लिए। और 19वीं सदी आते आते तो जैसे आपको पता है ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लोरर्स और कॉलोनाइजर्स बन चुके थे, इसीलिए नेविगेशन में, सेलिंग में, इवन इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक में एडवांस्ड और फास्ट कैलकुलेशंस कर पाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। और इसीलिए मजबूरी में उस वक्त लोग ऐसे दिखने वाले मैथ्स के प्रिंटेड टेबल्स का इस्तेमाल किया करते। अब इन इंपॉर्टेंट टेबल्स को बनाता कौन था पता है? हम इंसान, मैनुअली। और हम इंसान तो गलतियां करने में माहिर है, इसीलिए कैलकुलेशन से लेकर अलग अलग स्क्रिप्ट्स में ट्रांसलेट करना और फिर प्रिंटिंग तक में कहीं पर भी अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो कोई जहाज किसी महासागर के तूफान में भटक जाएगा या किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही गलत बन जाएगा, जैसे 1707 में हुआ भी। इन्हीं गलत मैनुअल कैलकुलेशंस की वजह से एक नहीं 4 शिप्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए और कुल मिलाकर 2000 सेलर्स ने अपनी जानें गंवा दी थी। इसको ऊपर भी स्टोरी होगी, वो देखेंगे हम। इस घटना को द स्किली नेवल डिजास्टर कहा जाता है और इसीलिए एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस साइलेंट खतरे का एक बड़ा अलार्म रेस किया। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स चार्ल्स बैबेज थे, जिन्होंने उस वक्त सरकार चार्ल्स बैबेज, बड़ा ही कोई नॉस्टैल्जिक नेम। के सामने कुछ कड़वे फैक्ट्स रखे। बैबेज मैथ्स को लेकर बचपन से ही ऑब्सेस्ड थे, फिर चाहे टेबल्स हो या इवन कैलकुलेशंस, इतने कि उन्होंने ये तक कैलकुलेट कर लिया था कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितने कदम चलेगा, जो है 20 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। इसीलिए बहुत बार चार्ल्स बैबेज को लोग साइको समझते थे, क्योंकि वो अक्सर काफी सारे अनकन्वेंशनल विषयों पर काम किया करते थे, जिन सब्जेक्ट्स की उस दौरान कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं थी, जैसे यही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और अगर थोड़ी देर के लिए हम बैबेज की कहानी से बाहर आए तो निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन से लेकर इवन आज के मॉडर्न जमाने के स्टीव जॉब्स से लेकर इलॉन मस्क तक को हर कोई थोड़ा सन की ही समझता है, क्योंकि ये लोग आज की नहीं बल्कि 10 से 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जिसे आज सभी प्रोमिनेंट इनोवेटर्स बदल गया, कपड़े बदल गए, काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, ब्लॉकचेन, ये सारे न्यू एज स्किल्स हैं जो फ्यूचर में और इनफैक्ट आज भी मार्केट में सबसे हाईली इन डिमांड है। एंड एग्जैक्टली इसीलिए ये आज काफी वेल पेड स्किल्स भी है, विद सैलरीज गोइंग अप टू 17 lakhs per annum। गूगल, अमेजॉन, इन्फोसिस जैसे सारे टॉप 17 लाख इंडियन, मतलब के अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs के आसपास। हाँ, एमएनसीज ले लो, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा खटकती है, वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है। बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस होंगे जो आपको आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे कोई न्यू एज स्किल सीखने का मौका देंगे। लेकिन पंजाब के जलंधर में स्थित एलपीयू ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। एलपीयू ने एक ऐसा यूनिक सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें उन्होंने इन सारे फ्यूचर प्रूफ स्किल स्टूडेंट्स के करिकुलम में ही एकदम सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि बच्चे मॉडर्न वर्ल्ड के सभी चैलेंजेस के लिए अभी से ही प्रिपेयर हो सके। एंड ऑफ कोर्स इसमें यार इस तरह का बनने का बंदे को शौक तो होता है, लेकिन साला कोडिंग देख के बंदा यूटर्न मार जाता है। एक मेजर रोल होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, क्योंकि थियरी के लिए चाहे आप कितनी भी किताब पढ़ लो, जब आप फाइनली रियल वर्ल्ड में आते हो तो थियरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए एलपीयू वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जहां पर स्टूडेंट्स को उनके सेकंड सेमेस्टर से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्वांटिफी, कैलवियम और गूगल क्लाउड जैसी कई ग्लोबल जायंट कंपनीज के साथ इंटर्नशिप्स या फिर लाइव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, ताकि वो सिर्फ एक डिग्री लेकर भेड़ चाल का हिस्सा ना बन जाए, बल्कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनके पास रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर हो। प्लस यहाँ पर यार ऐसा पाकिस्तान में होना अगले 40 साल में शायद पॉसिबल। नेशनल और ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स के रेगुलर सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को डाइवर्स फील्ड के ब्रिलियंट माइंड से डायरेक्ट मेंटरशिप मिल सके। इसके अलावा आज भी जहां पर हम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्लीटली आउटडेटेड सिलेबस पढ़ते रहते हैं, एलपीयू अपने करिकुलम को रेगुलरली अपडेट करते रहता है, ताकि स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहे। एलपीयू में कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के हैकेथॉन्स और कोडिंग चैलेंजेस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को ग्लोबली शोकेस कर सके। एंड प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन टेन्योर में ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ कई सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशंस में काम करके। और मुझे पर्सनली इनकी जो सबसे क्या हुआ भाई, मेरे सर के ऊपर से निकल गया। ये शायद बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी जो प्रोसेस नहीं हो पाई। चलो जरा आगे देखते हैं। स्प्रिंग लगी वो है इनका एक्सट्रीमली स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जहां पर स्टूडेंट्स को अपने ब्रिलियंट आइडियाज को सक्सेसफुली वेंचर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग तक मिल जाती है, जिससे डेफिनेटली उनके करियर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। एंड अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो जैसे एक स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचता है, एलपीयू के कैंपस में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज की जॉब प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो जाती है, जिसमें फॉरेन कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और सैमसंग भी शामिल होते हैं। एंड एलपीयू मेक श्योर करता है कि उनका हर एक ग्रेजुएट एक जॉब के साथ ही कैंपस से
बाहर जाए। इनफैक्ट 2023 में एलपीयू यूनिवर्सिटी ने उनके 90% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था, जिसमें सबसे हाईएस्ट पैकेज था अ वूपिंग 3 करोड़ रुपीस का। एंड फाइनली, ऑल वर्क एंड नो प्ले डेफिनेटली मेक्स जैक अ डल बॉय। सो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रोथ के लिए एलपीयू ऑफर करता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गूगल लैब्स, iMac स्टूडियोज, एडवांस सॉफ्टवेयर लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ये क्या हो रहा है इंडिया में भाई? कहाँ रेंजेस, लाइब्रेरीज, जिम्स एंड मच मच मोर। शायद इसीलिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोवलीना बोर्गोहैन जैसे इंडिया के चैंपियंस एलपीयू के ही एलुमनाइज हैं। सो अगर आप भी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि 21st सेंचुरी के टेक savvy इमर्जिंग स्किल सीखना चाहते हो, तो जिन स्किल्स की मॉडर्न मार्केट में हाई डिमांड है उन्हें सीखने के लिए कंसिडर चेकिंग आउट एलपीयू। इनके सारे डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड नाउ लेट्स कम बैक अरे बाप रे। टू आवर मेन टॉपिक। उन्होंने सरकार को फिगर्स में बताया कि हर कुछ महीनों में सरकार को एटलीस्ट 2 से 3 मिलियन पाउंड्स का लॉस हो रहा है ऐसे आउटडेटेड मैनुअली प्रिंटेड मैथ टेबल्स की वजह से। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पिच करते हुए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर मॉडल डिफरेंस इंजन, जो आगे जाकर मॉडर्न कंप्यूटिंग का इंस्पिरेशन बनेगा। डिफरेंस इंजन उनका पहला कंप्यूटर मॉडल था जो आसानी से ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके वैल्यूज को रियल टाइम में प्रिंट कर सकता था। लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को भी ये निकाल सकता था। बट वो यहां पर नहीं रुके। उनका कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स तो कर पा रहा था, बट आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह प्रोग्रामेबल कहां था। मतलब उनका कंप्यूटर तो ऐसा था कि आप जो इनपुट नंबर अंदर डालोगे सीधा उसका एक आउटपुट आंसर बाहर आ जाएगा। आप कंप्यूटर को कुछ कोड्स के जरिए न्यू नॉलेज या लैंग्वेज सिखा नहीं सकते, जिससे कंप्यूटर तो जाहिर है आप क्या चाहते थे वो आते ही क्या टेक्नोलॉजी आ जाती। नए तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता था और नए टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता था। आज हम प्रोग्रामिंग के बिना कंप्यूटर्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बस इसी सोच ने जन्म दिया उस वक्त उनके सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल के डिजाइन को, द एनालिटिकल इंजन, जो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बना। कॉन्सेप्ट इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये इतना अहेड ऑफ टाइम था कि ये पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हो पाया लैक ऑफ फंडिंग की वजह से। बट अगर ये तैयार होता तो ये उस समय 30 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक प्रॉपर मॉडर्न कंप्यूटर की तरह होता, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मॉडर्न कंप्यूटर नहीं, दिखने में तो क्वांटम कंप्यूटर लग रहा है। वो गूगल का था, किसका था? टीम से चलता। अब इंटरेस्टिंग चीज पता है उस समय कोड्स कैसे लिखे जाते थे और उन्हें कंप्यूटर में कैसे फीड किया जाता था? वेल, ऐसे पंच कार्ड से। ये पंच कार्ड्स मैनुअली डिजाइन किए जाते थे। ऐसे दिखते थे दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स, जो मिलकर कंप्यूटर का एल्गोरिदम बनाते थे, यानी इंस्ट्रक्शंस फीड करते थे कि क्या इनपुट पर क्या आउटपुट देना है। चार्ल्स बैबेज की एक स्टूडेंट एडा लवलेस, जो मैथ में बहुत अच्छी थी, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला एल्गोरिदम लिख के दिया, सबसे पहले कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के लिए, जिसमें उन्होंने बर्नौलीज नंबर की सीरीज को कैलकुलेट करने के स्टेप्स को फीड किया था। और यहीं से, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, कंप्यूटर ऑटोमेशन की शुरुआत हो गई थी। प्रोग्रामेबिलिटी आ चुकी थी। मेमोरी स्टोरेज और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कॉन्सेप्ट आ चुका था कंप्यूटर में। बट चलो माना कि ये कंप्यूटर्स भले ही प्रोग्रामेबल हो गए थे, बट अब भी तो मोस्टली मैकेनिकल ही थे ना। कोई भी चीज अगर मैकेनिकल है तो उसमें ह्यूमन एफर्ट तो फिर भी रहता ही है। प्लस यूजुअली मैकेनिकल चीजें स्लो भी रहती है प्रोसेस करने में, उनमें ज्यादा पार्ट्स भी लगते हैं और वो बहुत ज्यादा जगह भी घेरती है। और इसीलिए अगर हमें वाकई में एडवांस कंप्यूटर्स बनाना है तो हमें इन मैकेनिकल कंप्यूटर्स के परे कुछ और सोचना होगा। किसी ऐसे फंडामेंटल फोर्स को लेवरेज करना सीखना होगा जो इंफॉर्मेशन को और ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सके। और वो फंडामेंटल फोर्स आखिर क्या हो सकती है? वेल, इसका जवाब थॉमस एडिसन के पास था। यस, थॉमस एडिसन, जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल बल्ब्स के जन्म का। बट बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इन्हीं बल्ब्स ने मॉडर्न कंप्यूटर्स के बनने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। और मजे की बात आपको पता है, इसके बारे में तो उन्हें खुद भी नहीं पता था। अब मजा देखना, 1883 में थॉमस एडिसन अपने इलेक्ट्रिक बल्ब्स पर रिसर्च कर रहे थे कि क्यों बल्ब्स कुछ समय में फेल हो जाते। तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज को देखी। उन्होंने देखा कि उनके बल्ब्स का सिर्फ एक साइड का ग्लास एरिया ओवर टाइम ब्राउन कलर के एक लेयर से कोट हो जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर तो और कुछ नहीं होता, सिर्फ जलने वाला टंगस्टन का फिलामेंट, और वो भी वैक्यूम में। तब उन्होंने उस वैक्यूम सील्ड ग्लास के अंदर एक मेटल के प्लेट को डाला जो यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होता है और उसे एनोड कहते हैं। अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। जैसे उस मेटल प्लेट पर उन्होंने एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाया और बल्ब को ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से फटाक से उस प्लेट पर जाकर चिपकने लगे और एक करंट पैदा होने लगा। बट वहीं पर जब उन्होंने उस प्लेट पर
पर एक नेगेटिव वोल्टेज लगाया तो कोई भी करंट पैदा नहीं होता। अब ये करंट एग्जैक्टली क्या था, क्यों क्रिएट हो रहा था, ये एडिसन को खुद उस वक्त पता नहीं था और इसीलिए उन्होंने इस करंट को मिस्ट्री करंट नाम दे दिया और पैटेंट करवा दिया कि भाई आगे अगर इस करंट से कुछ काम होगा तो हम करवा लेंगे, अभी के लिए मैं इसको पैटेंट कर लेता हूं। और एडिसन का अंदाजा बिल्कुल सही था। यही करंट जिसे लोग एडिसन करंट कहकर बुलाने लगे थे, आगे जाकर यही दुनिया बदलने वाला था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की रीढ़ की हड्डी बनकर डिजिटल रेवोल्यूशन ले। ये तो वही कंप्यूटर था ना दुनिया का सबसे बड़ा। देखो फंडा एकदम सिंपल है। एडिसन करंट ने बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करना सिखा दिया था और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना सीखना मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना पाना, जो आगे एडवांस कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज बनाने में मदद करेगी। और एआई भी है ना, ये भी है। बाकी बाद में देखेंगे या फिर आगे आपने देख लिया तो बताना। हाँ, कंटिन्यू रखेंगे, सही है। या फिर और कुछ आप चाहते हो कि कब देखें तो आप वो भी बता देना, वो भी देखेंगे। लेकिन अभी आज के लिए वीडियो बहुत बढ़िया हो गई है, ठीक है ना भाई के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। वीडियो मिल जाएगी। वीडियो तो भरपूर जो है ना एजुकेशन से भरी हुई है। मैं कहता हूँ इसको अगर कोई बंदा इसको देख सकता है ना, मतलब उसको एजुकेशन गेन करने का शौक है, मैं कह रहा हूँ। और जो है ना मेरे को देखते हुए देखना है तो बता देना, वो कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।